कैसी होगी इतनी बड़ी डकैती? दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा, और कोई भी दोषी कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए विपक्ष को। आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया इस ट्रस्ट को? छोटी मछलियां अरेस्ट की गई हैं बड़ों को बचाने के लिए, तो क्या वाकई ही बड़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है? और चंपत राय का क्या वाकई आना जरूरी नहीं है? कोई छोटी मछली नहीं, कोई बड़ी मछली नहीं, जो दोषी है उत्तर प्रदेश में उसको सजा मिलेगी। क्या संघ चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है? आधी अधूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। प्रभु राम का धन जिसने चुराया है उसको बख्शेंगे नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। 40 दिन में 70 बार डकैती कोई मतलब छोटी बात नहीं है। कब चलेगा बुलडोजर उनके यहाँ? क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है? कैसे कह सकते हो आप ठाकुरवाद है? जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही दलितों का शोषण शुरू हो जाता है। दो लोगों की लड़ाई, दो जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती। पुलिस थानों में दलितों की नहीं सुनी जा रही। ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। बहुत टाइम से बीजेपी सरकार में है, अब ये 70 साल वाला तो मत करिए आप। बीजेपी अंदर खाने और बाहर खाने सब ठीक चल रहा है। यहाँ कट्टा बनता था, अब ब्रह्मोस बनती है। कि ये चीज अगर समाजवादी पार्टी में होती, बसपा में होती, तो वो थे आपके माफिया। आपके टाइम पे वो बन जाते हैं बाहुबली। जनता के चुने हुए नेता हैं ब्रजभूषण जी। मुख्तार अंसारी के गुंडे वसूली करते थे लखनऊ में फोन कर करके बिल्डरों से। अब आप मुझे दिखा दिए ना एक आदमी किसी बिल्डर से पैसा मांगता वो दिख जाए। पेपर लीक हुआ है ये तो मानते हैं। पेपर लीक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। क्या धर्मेंद्र प्रधान को वाकई इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? तो इस्तीफा क्यों? एक कमेटी बनती रहेगी, जांच होती रहेगी। मैं आपसे सहमत नहीं। अपने ही देश के बच्चे हैं, अगर उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाए तो क्या समस्या है? संसद में जुलाई में ये बोला था कि देयर इज नो कैजुअलिटी इन ऑपरेशन सिंदूर। उन 6 शहीदों के नाम अब सामने क्यों आए, तब क्यों नहीं आए? क्या संघ बीजेपी चला रहा है? जो विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे, वो विश्वास टूटेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के पॉडकास्ट में बात होगी राजनीति की, सरकार की, विपक्ष की, लेकिन सबसे जरूरी जनता के हर एक मुद्दे की। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता अवनीश कुमार सिंह जी। अवनीश जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते, आपका भी बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके साथ मुझे संवाद करने का अवसर मिलेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संवाद बहुत ज़रूरी है। अवनीश जी, सबसे पहला और बेसिक सवाल, भाजपा ही क्यों ज्वाइन की? भाजपा बेसिकली मैं संघ परिवार को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और हम लोग बचपन से वो राष्ट्रवाद और इन सारी बातों को लेकर आगे चलते हुए चले आए। तो भाजपा ज्वाइन करना जैसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ कि जैसे कोई ज्वाइनिंग मिला हो, हमने लेटर मिला हो, ज्वाइनिंग का लेटर मिला हो, ऑफर लेटर मिला हो। बीजेपी के साथ, संघ के साथ काम करते करते कब बीजेपी में आ गए और बीजेपी का काम करने लगे, और कब बीजेपी ने टिकट दिया, कब एमएलसी हो गए, ये सब एक प्रक्रियागत होता चला आया धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाजपा मैंने क्यों ज्वाइन की। हाँ, वो जिस विचार में हमने जन्म लिया, और मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार से बनी थी, जब भाजपा ने शुरू किया था अपना काम, मैं कह सकता हूँ कि जनसंघ और जनसंघ से पहले जिसको हम फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अपनी, वहाँ से लेकर अब तक हम कभी मुद्दों से नहीं भटके। हम अपने विषयों से नहीं भटके, हम अपने विचारों से नहीं भटके। हम अगर कहते थे कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, हम कहते थे हम 370 हटाएंगे, तो हमने 370 हटाया। ये नहीं सोचा कि 370 हटाने के बाद क्या होगा, क्योंकि जनता ने जिस हमारी बातों को लेकर हमको चुना था और हम उन्हीं बातों को लेकर आगे चलते चले आ रहे हैं। जनता ने आपको राम मंदिर के मुद्दे पे भी चुना था, और आजकल राम मंदिर का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। राम मंदिर में चोरी होती है, और छोटी मोटी नहीं बल्कि खुद कहा गया नृपेंद्र मिश्रा द्वारा कि डकैती हुई है। कैसी हो गई इतनी बड़ी डकैती? देखिए, राम मंदिर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेज कर रही है। ट्रस्ट के भी एम्प्लॉई हैं, मैनेज कर रही है। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, जब अगर आप इस ट्रेल को पूरा फॉलो कर रही होंगी, तो ट्रस्ट को ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ट्रस्ट अप्रोच करती है सरकार को कि आप एसआईटी गठित करिए, आप जांच कराइए इसकी। तो सरकार ने उसकी जांच, और जब तक उन फाइंडिंग्स का डिटेल नहीं आता, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, आपने सुना होगा उनको,
कभी भी सुना होगा कि दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा, और कोई भी दोषी कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मुझे लगता है पूरा विश्व ही जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। विपक्ष को मैं ये कहता हूँ, ठीक है, एक गड़बड़ हुई है राम मंदिर के में, जो लोग गिनती कर रहे थे, जो लोग गणना कर रहे थे, उन लोगों ने गड़बड़ की है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप पूरे सिस्टम को गलत कर दें। सिस्टम के एक पार्ट ने गलती की है और उस गलती की सजा उनको डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ एक और है कि जो ये गठन हुआ ट्रस्ट का, क्या मजबूरी थी या क्यों ऐसा उसे आरटीआई के तहत नहीं लाया गया, उसे आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया इस ट्रस्ट को? देखिए, ट्रस्ट नॉर्मली जो ट्रस्ट एक्ट में जो गवर्नमेंट की फंडिंग ट्रस्ट नहीं लेती हैं वो आरटीआई एक्ट के बाहर रह सकती हैं। और जहाँ तक आप पारदर्शिता की बात करें तो सारा लेन देन या सारा ट्रांजैक्शन वो अकाउंट्स के माध्यम से हो रहा है, तो अकाउंट तो सारे ओपन हैं ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई सवाल बनना चाहिए। जनता को आप किसी और मुद्दे भड़का नहीं पाए, जनता को ये नहीं भड़का पाए कि हाँ ठीक है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, जनता को ये नहीं भड़का पाए कि रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर भड़का नहीं पाए। तो आपने एक मुद्दा चुना जो आस्था से जुड़ा, और निश्चित तौर पर जितना आहत आप हैं इस बात से, उतना आहत मैं भी हूँ। आपने बताया अवनीश जी कि आप संघ से जुड़े रहे, आप बीजेपी में आए नहीं, आप क्योंकि संघ की विचारधारा के रहे तो आप आते चले गए और वो पता भी नहीं चला। संघ के का बहुत बड़ा नाम है चंपत राय, जो इस ट्रस्ट के महासचिव रहे। लोग जानना चाहते हैं आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे। हर बात पे वो बहुत मुखर होकर बोलते थे, बट अभी उनका इस्तीफा हुआ, वो भी सार्वजनिक नहीं दिखाया गया, वो बस बता दिया गया कि इस्तीफा हो गया है, बट उनकी भूमिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि छोटी मछलियाँ अरेस्ट की गई हैं बड़ों को बचाने के लिए। तो क्या वाकई ही बड़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और चंपत राय का क्या वाकई आना ज़रूरी नहीं है? मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ, और पुनः मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई छोटी मछली नहीं, कोई बड़ी मछली नहीं, जो दोषी है उत्तर प्रदेश में उसको सजा मिलेगी। वो कोई भी हो सकता है। जहाँ तक चंपत राय जी का विषय है, चंपत राय जी संगठन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपना जीवन दिया है। एक व्यक्ति जो पूरे जीवन एक साधना में लीन रहा, मैंने ये बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, गलती कहीं हुई है, जिसने गलती की उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी। हम जंप इन क्यों कर रहे हैं अभी कंक्लूजन्स पे, जब सरकार कह रही है कि एसआईटी की जांच हो रही है? एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने तो दीजिए, 15 दिन का समय बढ़ा है अभी। आप करेंगे एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, आधी अधूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। और रिग्रेस जांच हो रही है, आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट को चेक किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि आप निश्चिंत रहिए, जिसने भी गलती करी है इस पूरे प्रकरण में उसको 100% सजा मिलेगी। और ये प्रभु राम का धन जिसने चुराया है उसको बख्शेंगे नहीं योगी जी। योगी जी लगातार बोल रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं, बट मोदी जी चुप हैं, और ये चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। भूमि पूजन करने वो आए, ध्वजारोहण उन्होंने किया, बहुत अच्छे से रामलला के स्थापना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी तमाम सवाल खड़े कर रही है। आखिर वो क्यों नहीं बोल रहे इस स्टोरी पर? क्यों चाहते हैं कि हर मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि हर मुद्दे पे वो पहुंचे हैं, भूमि पूजन पे वो पहुंचे हैं, ध्वजारोहण पे पहुंचे हैं, हर जगह वो रामलला से संबंधित हर जगह पहुंचे हैं। जिस स्तर का है उसको वहां से बहुत बड़ा स्तर है अवनीश जी, बहुत बड़ा स्तर है। देखिए, चोरी हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, और वो चोरी ऐसे हुई है जो कुछ लोगों ने चोरी की है। जो लोग तो आने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन कई लोगों का नाम जो सामने आ रहा है, सपोज टिन्नू यादव आपने अरेस्ट करवाया, आपने छोटे छोटे लोग, आपने वो मिश्रा पांडे ये सारे आ गए, बट जब हम चंपत राय की बात करते हैं, खुद नृपेंद्र मिश्रा के हरे डकैती हो गई है, 40 दिन में 70 बार डकैती, कोई मतलब छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी की चुप्पी वाकई मुझे लगता है आप पीएम मोदी को इस मुद्दे पे जहाँ चोरी हो गई और जांच चल रही, रिपोर्ट आने दीजिए, मुझे लगता है चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। हो सकता है वो उसी लेवल के लोगों ने गलती करी हो, किसी को लग गया हो कि नहीं पैसे आ रहे हैं, गिने नहीं जाएंगे, चलो कुछ उठा ले चलते हैं घर। कुछ नहीं उठाए ना, कुछ उठा ले चलते घर, उन्होंने लगा कुछ उठाते उठाते जब एक उठा लिया, दो उठा लिया, पता नहीं चला तो 4 उठा ले गए, जैसे 4 उठा के ले गए वैसे पकड़े गए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है
थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस विषय में, कुछ भी कहना, रिपोर्ट आने दीजिए। योगी जी की जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त प्रशासक की रही है, बुलडोज़र बाबा भी कहा गया है। ऐसे शीश महल की तस्वीर भी सामने आई जो चंदा चोरी में इन्वॉल्व थे और उन्होंने शीश महल खड़ा किया। कब चलेगा बुलडोज़र उनके यहाँ? चलेगा, रिपोर्ट आने दीजिए। कब एसआईटी तक रिपोर्ट आएगी? मुझे लग रहा है 15 दिन का समय बढ़ा है एसआईटी का अभी रिपोर्ट का। रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा, मैं पुनः दावे के साथ कह रहा हूँ, जो विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे, वो विश्वास टूटेगा नहीं। योगी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश का बदलाव का कार्यकाल है। क्या क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? खुली आंखों से देखेंगे तो सब कुछ बदला है। जैसे आप नोएडा में हैं, मुझे लगता है कि नोएडा की सड़कों पर चलने का के समय अगर घर के लोग पूछते होंगे कि बेटा आप कहाँ कितने बजे पहुँचेंगे, तो शायद कोई भाई आपका या आपके परिवार का व्यक्ति आपको ढूंढने आया था कि शाम को 6 बजे के बाद कि कहाँ रह गई मेरी बहन। वो सब बदल गया। अब आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, आज उत्तर प्रदेश में पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं, और निवेश आमंत्रित ही नहीं कर रहे, निवेश हमारे यहाँ आ रहा है। तो वो बदलाव है, और वो बदलाव इसलिए है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद भी है? कैसे कह सकते हो आप ठाकुरवाद है? क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस आए जहाँ पर सवर्ण जाति के, स्पेशली ठाकुर जाति के लोगों ने दलित लोगों का काफ़ी ऐसे विजुअल सोशल मीडिया पे आए हैं, वो ऑथेंटिक विजुअल है जहाँ पे दलितों के साथ शोषण शुरू हुआ, और ये कहा भी जाने लगा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही दलितों का शोषण शुरू हो जाता है। और बीजेपी की सरकार में या योगी राज में कहीं ना कहीं ठाकुरों को प्रिविलेज मिला हुआ है। जैसे अखिलेश के टाइम में यादवों को प्रिविलेज था कि यादववाद सरकार थी, क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है? बीजेपी सबकी पार्टी है। ठाकुरों की थोड़ी ज़्यादा है? नहीं योगी की बात में कह रही हूँ स्पेशली। किसी की नहीं, बीजेपी सबकी पार्टी है, सब जातियों की पार्टी है, सब धर्मों की पार्टी है। हम कहीं किसी के साथ, कोई दूसरा माने कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा, हम नहीं भेदभाव। आप स्कीम्स उठा के देख लीजिए ना हमारी सरकार की, किसी भी योजना में, किसी भी स्कीम में कहीं ये लिखा है कि इस व्यक्ति को मिलेगा, इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जो उसमें एलिजिबल है उसको वो लाभ मिल रहा है। तो ये दो लोगों की लड़ाई, दो जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती। और जब विपक्ष, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ, विपक्ष को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि नेता हमारे पास सब जातियों के हैं। कोई जाति उठा लीजिए, और अगर किसी दूसरी पार्टी के पास एक नेता होगा तो हमारे पास 15 नेता होंगे उस जाति के। उनका रिप्रेजेंटेशन भी है, पार्टी सरकार में भी है, पार्टी में भी है। तो सब मिला के जब हम इतने सामूहिक रूप से सबको साथ लेकर चल रहे हैं, भारत की जनता को जो हमारा मूल भावना थी कि हम सबको साथ लेके सबका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, लेकिन इन चार बातों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी ऐसी कंप्लेंट्स आई है कि जो दलितों की जो सुनी नहीं जा रही है थाने में से, खासकर पुलिस थानों में दलितों की नहीं सुनी जा रही। कंप्लेन करके देखिए, किसी दलित से कंप्लेन करा के देखिए। ऐसे काफी सारे विजुअल्स हैं जो दलितों को बकायदा कह रहे हैं कि अगर हम ऊंची जाति के होते तो लोग सुन लेते, दलित हैं इसलिए कुछ भी हो रहा है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप आंकड़े, आप एनसीबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव काफी साल हो गए, बदलाव धीरे नहीं, काफी साल हो गए, मैं मानता हूँ। और ये भी कह सकते हैं आज़ादी के 70 साल हो गए। 70 साल वाला चीज तो नहीं चल सकता। 70 साल की सरकार, बहुत टाइम से बीजेपी सरकार में है। अब ये 70 साल वाला तो मत करिए आप। 70 साल गए काफी टाइम हो चुका है, ये जुमला पुराना हो चुका है। अब सरकार, अब जनता एक्चुअली जानना चाहती है। बहुत लंबे रास्ते की, आप समझिए, अब मैं जनता की तरफ से बात कर रही हूँ। बहुत लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है, केंद्र में भी और यूपी में भी। यूपी हम इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आबादी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं से जाते हैं। गुजरात छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ा, तब वो प्रधानमंत्री बने। तो यूपी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार एक बहुत सख्त प्रशासक की भूमिका में है, बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस है। बट ऐसे दलितों के काफ़ी सारी बाइट्स, काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं अवनीश जी। पुलिस थाने में कोई दलित चला गया, कोई दलित महिला चली गई। अभी बागपत बड़ौत की 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बता रही हूँ कि एक दलित महिला को खुद थानेदार ने उठा लिया। तो मतलब इन सारे, हाँ, अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो निश्चित तौर पर उस पे, तो कहीं ना कहीं ये उस पे कार्रवाई होगी। और ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है,
ये नैरेटिव जिसे कहते हैं ना, मैं सिरे से इस नैरेटिव को खारिज करता हूँ कि आप ऐसा कोई नैरेटिव बनाने का उत्तर प्रदेश में कोई प्रयास करें कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। जितने दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, मुझे लगता है किसी और दल के पास है, दलित लोगों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, या और प्रशासन, जब प्रशासन जातियों में बटेगा, जब हम जातियों की बात करेंगे, अरे भाई हमको शादी करने के लिए दूल्हा नहीं चुनना है, हमको एक व्यक्ति को चुनना है जो सत्ता चलाता है। तो वहाँ जातियों की बात नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी, यकीन मानिए, मैं बीजेपी का नेता हूँ, हम लोग जब बैठ के बातें करते हैं ना, कहीं भी बैठते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं, जाति की बात कभी आती नहीं। हम लोग बहुत लंबे समय तक तो ये भूल जाते हैं मेरे सामने वाला बैठा किस जाति का है। लेकिन जातियों को तवज्जो तो देते हैं, सवर्णों की पार्टी है ये आप इसे स्वीकारिए। लोगों ने अभी तक दलितों की पार्टी नहीं बनी है। आप ऐसे केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर आप दलितों को के वोट्स आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे, जिसे आप कह सकते हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं। और लोग कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कभी पिछड़ों का नेता बनाते हैं, कभी दलितों का नेता बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता समाज के लिए काम करने वाला, सेवा के लिए काम करने वाला, लोगों के भले के लिए काम करने वाला, और ये राष्ट्र कैसे अच्छा बने लोगों के लिए। हम कहते हैं ना, हमारी एक लाइन है अंत्योदय, हम कहते हैं समाज पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे जब तक हम मुस्कान नहीं ला देंगे, जब तक वो खुशी होकर इस देश में नहीं रहने लगा, तब तक हमारा काम खत्म नहीं हो। बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है? ऐसे खबरें आ रही हैं कि अंदर काफ़ी सारी कलह चल रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है बीजेपी में। कहीं कोई कलह नहीं है हमारे यहाँ। जैसे लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र कितना खूबसूरत है, आप देखिए, सत्ता बदलती है और जो मुख्यमंत्री होता है हटता है, वो ऐसे घर चला जाता है जैसे लगता है कि कभी मुख्यमंत्री, जैसे उसको कोई मोह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वैसी पार्टी है। यहाँ दायित्वों का परिवर्तन होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता सब बने हुए हैं, सब कार्यकर्ता है, हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज हमारे आदरणीय पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। तो ये बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए मन से कि जो लोग ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी में अंदर खाने कुछ ठीक चल रहा है, बीजेपी अंदर खाने और बाहर खाने सब ठीक चल रहा है। और निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर हम लोग काम करते हैं, और हम जनता की उम्मीदों पे जब तक खरे उतर रहे हैं तो जनता हमको चुनती रहेगी। तो निर्णय जनता करती है। भारत में लोकतंत्र है, हर 5 साल पे चुनाव आता है, हर 5 साल पे चुनाव आता है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाते हैं, और चुनाव में ही नहीं जाते हैं। बीजेपी के अभियान देखिए ना, हम हर 2 महीने 3 महीने पे जनता के पास जाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि हमने इतने इतने काम कर लिए, आप बताओ कुछ बचा है, तो हम वो काम भी करते हैं। 2027 में चुनाव है यूपी में, कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? क्या क्या बताएंगे कि आप लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है? पिछले 5 सालों में हमने प्रगति के नए आयाम गढ़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के बहुत सारे सेक्टर है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आपने सुना होगा कि यहाँ कट्टा बनता था, अब ब्रह्मोस बनती है। यहाँ हमने ओडीओपी, जैसे वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट, उनके समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा हुआ करता था, हमारे समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है, हमारे समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज है। अब कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो सकती है? गुंडे नहीं है, गुंडे नहीं है। धनंजय सिंह क्या है? धनंजय सिंह की गुंडे ही बता दिखा दीजिए ना। नहीं, आप राजा भैया क्या हैं? कहाँ आपके ब्रजभूषण शरण सिंह क्या हैं? यही तो आरोप है। यही कहा जाता है कि ये चीज अगर समाजवादी पार्टी में होती, बसपा में होती, तो वो थे आपके माफिया, आपके टाइम पे वो बन जाते हैं बाहुबली। और ये सारे ही सवाल नहीं भाई, जनता के चुने हुए नेता है ब्रजभूषण जी। अतीक अहमद को भी जनता ने चुना था, मुख्तार अंसारी को भी जनता ने चुना था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कारनामे थे, वो दिखते थे, लोग डरते थे उनसे। आप इलाहाबाद के लोगों से जाके पूछिए ना, कोई व्यक्ति कभी भी चला आता था, कहता था कि अब मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में एक भी फिरौती घटना दिखा दीजिए मुझे। राजा भैया के यहाँ मगरमच्छ वाला तालाब नहीं था, राजा भैया अभी नहीं है, था। वो तो मायावती के टाइम पे गए हैं, मायावती ने पोटा लगाया, उन्हें जेल में डाला। जो था बीजेपी की योगी सरकार क्यों नहीं कर रही है काम? क्या करे योगी सरकार? अभी क्या कर सकती? कहाँ दिख रहा है आपको कि कहीं आप कोई पैसा मांग रहा है आपसे? अवनीश जी, ये चीजें जब सत्ता में होते हैं तब सामने नहीं आती हैं, सत्ता में जाने के बाद चीजें निकलती हैं। सत्ता में दिखती थी सब।
मुख्तार अंसारी के गुंडे वसूली करते थे लखनऊ में फ़ोन कर करके बिल्डरों से। अब आप मुझे दिखा दिए ना एक आदमी किसी बिल्डर से पैसा मांगता हुआ दिख जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। 2022 के चुनाव से पहले मैं कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ बैठा था प्रयागराज के, और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हमारी सरकार ने, जीएसटी आई और अन्य 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 रिफॉर्म्स आए। तो रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हो रही थी, और जब रिफॉर्म कोई आता है तो एकदम से हमको उसके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम थी, वो चर्चा कर रहे थे। एज ए पॉलिटिशियन हमको उनकी बातों का जवाब देना था, लेकिन उसी समय जैसे मैं जवाब देता उससे पहले उसी में से एक डॉक्टर साहब खड़े हुए। वो बोले, अब डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो रहा है, बट अब कोई लुंगी वाला लुंगी बांध के हमारा रिसेप्शन तोड़ता नहीं है, 50,000 रुपये छुड़वाता नहीं है। तो ये जो कानून का राज आया है ना, निश्चित तौर पर आप जनता की आंखों से देखिए, विपक्ष की आंखों से मत देखिए, क्योंकि विपक्ष को सरकार बनानी है। और विपक्ष भी कैसा, सृजनात्मक विपक्ष हो तो ठीक बात है। बीजेपी बहुत दिन विपक्ष में रही है, हम सृजनात्मक विपक्ष थे। हम जिन मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ा होना होता था, जो जनता के हित के मुद्दे थे, हम वहाँ जनता सरकार के साथ भी खड़े होते थे। जो जनता के हित के मुद्दे होते थे, हम उनको उन मुद्दों पे सरकार के विपक्ष में खड़े होते थे। बट अब का विपक्ष तो कोई बात ले लो आप, अच्छी या बुरी, हर बात पे विरोध में खड़ा ना। जनता को भी समझ में आ गया यार ये लोग तो क्या है, मतलब मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं तो इनको अगेंस्ट ही खड़ा होना है। बात बता रही हूँ, अभी हमने राम मंदिर की बात की, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। जंतर मंतर पर वो जो बैठे हैं जेंजी हैं, अपने ही देश के लोग हैं, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इतने सारे एजुकेशन में पेपर लीक हुए, इनफैक्ट नीट के एग्जाम के नेक्स्ट डे टीटी का भी एग्जाम पेपर लीक हुआ। समस्या चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो मानते हैं आप? पेपर लीक किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक है एजुकेशन में इस चीज़। और हमको लगता है जहाँ हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, जहाँ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि टैलेंटेड व्यक्ति, सही टैलेंट सही जगह पहुँचे, उत्तर प्रदेश में पूरा इसका 100% प्रयास हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हुई, आप अगर समझने का कोशिश करेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रॉब्लम वहाँ हुई कि हमारे जो कानून थे ना, वो इतने सख्त नहीं थे कि गलती करके आदमी बच जाया करता था। पहले हमारी सरकार 2024 में एक्ट लेकर आई है, सार्वजनिक परीक्षाओं में जो लोग गड़बड़ करेंगे 1 करोड़ रुपए तक का उस पर फाइन है, प्लस हम आजीवन कारावास दे रहे हैं। पहले क्या होता था, पेपर गड़बड़ी करा आदमी, कुछ दिन में छूट गया तो उसको दोबारा हिम्मत पड़ती थी। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं खड़ा होता, यह बात नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि पेपर लीक कहीं भी ठीक बात है, पेपर लीक 100% बढ़िया, लेकिन ये सारी चीज़ें कानून के डर से ही एड्रेस हो सकती हैं, और वो कानून सरकारें बना के नहीं लाई, हमने बनाया है। नीट का पेपर कभी लीक नहीं हुआ था, ये बीजेपी के राज में ही नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर कभी नहीं लीक तो बीजेपी के राज में होना ही शुरू हुआ। एनटीए की भूमिका भी काफी सवालों के घेरे में है। अभी आया, हाँ। हमने और उसी की भूमिका हमने पॉलिसी रिफॉर्म करते हुए, हमने एक लड़का बच्चा 10 जगह परीक्षा देता था, वो यूपी पीएमटी देता था, मध्य प्रदेश पीएमटी देता था, कर्नाटक में जाके एग्जाम देता था। हमने चीज को चैनलाइज किया। कहीं आपने सुना नहीं क्या कि मध्य प्रदेश का पेपर लीक घोटाला सब जगह व्यापम घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था जिसकी आज तक जांच सामने नहीं आया। बड़े बड़े घोटाले, अगेन व्यापम बहुत बड़ा घोटाला से बहुत लोगों की जान गई थी। उत्तर प्रदेश में पीएमटी परीक्षा होती थी मेडिकल की, वहाँ घोटाला। निश्चित तौर पर ये गड़बड़ियाँ, मैं ये नहीं कहता कि गड़बड़ियों पे पर्दा डाल दिया जाए, पेपर लीक हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही है। और हम निश्चित तौर पर जो भी दोषी है, अभी आप पेपर लीक की बात कर रही हैं, पेपर लीक में जो जांच उसकी भी जांच चल रही है, आपको भी पता है जांच चल रही है। जांच में जो भी गड़बड़ दोषी पाया जाएगा, और उसके बाद हमने परीक्षा कराई ना, हमारे रक्षा मंत्री तक इन्वॉल्व हुए उस परीक्षा में। और बट ये और आप यकीन आर्मी लगानी, आपको सेना लगानी पड़ी एग्जाम देने के लिए। जब आपने वैसे कानून नहीं बनाए थे पुरानी सरकारों ने, जो कानून डर पैदा कर पाती लोगों के दिमाग में। विषय इतना बड़ा होता है ना कि एक परीक्षा है, आप उसको पास करेंगे तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, तो उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। तो और कानून था नहीं उतना मजबूत, जो सजा देते कि कोर्ट से छूट जा रहा था आदमी। अब हमने कानून मजबूत बनाया, कोई आएगा तो गिरफ्त में, उसकी समझ में आएगा कि नहीं मुझे के आधार पर
क्या धर्मेंद्र प्रधान को वाकई इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? पहले भी ऐसे हादसे हुए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जांच जब जांच तो चले, पता तो चले कौन दोषी समस्या है। तो यही है अवनीश जी, पता तो चले जांच कौन चल दोषी रही है, एजेंसी देख रही है, मतलब खाना पूर्ति दोषी चल तो रही है। खाना पूर्ति नहीं है। मतलब आप सिर्फ हम ये यकीन कहेंगे मानिए, कि जांच चल रही है, आएगा रिजल्ट। आप रिजल्ट कब आएगा? भविष्य गर्भ में है वो। यकीन मानिए, जो भी दोषी नैतिक मिलेगा, आधार पर अगर इस्तीफा जो देना भी तो दोषी मिलेगा उसको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो, XYZ। मैं ये नहीं कहता कौन हो। उनके दोष मंत्रालय कहाँ है? उनका मंत्रालय है दोष सवालों कहाँ के घेरे है? में। दोष कहाँ है? दोष वो कहाँ है? दोष तो पता आप करना पड़ेगा। जहाँ भी जिस भी लेवल पे दोष है, जिनके नाम बिना आया दोष उनको पता कीजिए। किए, बिना दोष पता किए सजा देना भी ठीक नहीं है किसी को। देखिए, दोष तो इससे पता होना पहले हमने चाहिए। राम मंदिर बात की तो आप आप इस बात को करिए ना कि भाई ठीक है, हम क्यों किसी को हल्के में छोड़ दें कि आप इस्तीफा दे गए और चले गए बाहर। अरे आप गलती किए हैं तो आपको सजा मिलनी चाहिए ना भाई, इस्तीफा दे के नहीं बचेगा काम। नहीं, आप इस्तीफा पहले दे तो दीजिए, जांच तो चल ही रही है। जांच अलग एजेंसी अगर घर का मुखिया, अगर आप समझिए घर का मुखिया उसके घर में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी अभी आप पड़ेगी। कल को कहोगे कोई बात हुई तो इस आपके इस चैनल में कोई घटना हुई और आप मेरी जिम्मेदारी बनती है, CEO इस्तीफा दे दे तुरंत। मेरी होना चाहिए। इस्तीफा तुरंत क्यों दे दे भाई? तुरंत CEO नहीं, पहले और जांच लंबा- कराएगा, जांच उसको तो पता चलती चलेगा रहेगी, कि कहाँ कमेटी किस बनती लेवल पे। रहेगी, एक कमेटी बनती रहेगी, जांच होती मैं रहेगी। आपसे सहमत नहीं हूँ। ये आपका कॉल है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जनता आपसे चाह रही है तो इस्तीफा देने में, मतलब मंत्रालय से इतना प्यार क्यों? जनता आप छोड़ चाह रही दीजिए। है, जनता चाह रही, चुनाव भी फिर आने वाला है। वो तो लोग कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शंस पर अच्छे मैनेज करती है। इलेक्शन ही तो लड़ रहे हैं आप लोग 2 सालों से, हम मेहनत लगातार करते चुनाव भी तो लड़ रहे हैं, हैं। हम मेहनत करते हैं। आप देखिए ना, बंगाल का चुनाव हमने जीता है तो बंगाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता महीनों महीनों वहां लोगों के साथ संवाद कर रहे थे। आप काम करिए ना, ये धरातल पे आइए ना हमारे साथ। मैं अग्री कर रही हूँ, जनता विश्वास कर रही है, आपको वोट दे रही है, लेकिन मैं उन्हीं जनता के सवालों की बात कर रही हूँ, मैं सवालों का जवाब जिन दे रहा हूं। आस्था के नाम पे, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जिन आस्था के नाम पे, जिन हिंदुत्व के बात पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, राम मंदिर डकैती उनकी आस्था पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दूसरा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका बार बार पेपर लीक हो रहा है, आपको सीना इस्तेमाल करनी पड़ रही है अगर एजुकेशन के लिए, और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं बोल रहे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने आज तक एक ट्वीट नहीं किया। पीएमओ से बहुत दूर नहीं है जंतर मंतर, वो हम अपने ही देश के बच्चे हैं। अगर उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाए तो क्या समस्या है इसमें? संवाद कौन नहीं कर रहा है उनसे? क्यों आज तक पीएमओ की तरफ से कौन सा ट्वीट आया है, मुझे बता क्या दीजिए। हर बात वो ट्वीट करते हर हैं जगह क्योंकि- PM ही जाएंगे क्या? बाकी बीजेपी के नेता और नहीं है क्या? तो किसने क्या कर PM, जो विषय PM के स्तर के हैं, PM साहब उसको हैंडल करते हैं। और जहाँ तक रह गया आप जंतर मंतर की बात का, जो स्ट्राइक की बात है, वो CJP बनती है, कॉकरोच करके पार्टी बनती एक है। आम जनजी ने किया है उसको शुरू, उसके पीछे कोई ऐसा आम पॉलिटिकल जनजी एजेंडा नहीं कैसे है। कर सकती हूँ आप? अभिजीत दबके के बारे में आप तो पूरा, नॉर्मल पेज क्रिएट होता है और उसमें लोग जुड़ जाते हैं। और वो पेज, जनजी- वो कौन व्यक्ति होता है? वो आम आदमी पार्टी का आउटसोर्स व्यक्ति होता है। अगर उसने कभी उसके लिए काम किया है तो उसमें समस्या क्या है? आप इन्वेस्टिगेट करवाइए ना, आप पता कीजिए, आप देखिए तो कोई फंडिंग इंटरनेशनल तो नहीं आ रही, ये आप जांच कीजिए। बट आप खुल बिना के किसी आएगा, आधार वो पर खुद सब खुल के आएगा। कुछ समय दीजिए देखिए, थोड़ा सा। कितना समय? मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा CJP चलाने वाले लोग कौन है और किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अनशन में बैठे हुए हैं, धरोहर है वो हमारे देश के, सोनम वांगचुक, क्या कहेंगे? मुझे लगता है उनको भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। जब जांच रिपोर्ट आ जाए तो जो दोषी हो, और अगर सरकार उसको सजा नहीं दे तो निश्चित तौर पर उनको धरने बैठना चाहिए। लेकिन सरकार, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उन पर दबाव नहीं डालना संवाद तो होना, सरकार संवाद तो शुरू सरकार करे। संवाद तो कर रही है। अब आप जाके धरने पे बैठ गए, संवाद करने का मतलब क्या है? बैठना कोई नई चीज तो नहीं, आंदोलन तो उस लोकतंत्र तो को करे ना, मना कौन कर रहा है? हमने कहा तो नहीं कि आप भट भाग जाइए यहाँ से। बीजेपी का एक पैटर्न बन चुका है कि वो चुप हो जाते हैं, कोई भी आंदोलन हो तो अरे बिल्कुल हमसे चुप हो मुखर जाते कोई हैं। पार्टी नहीं है। आप कैसे कह रही हैं हम चुप हो जाते हैं? हमसे मुखर कोई पार्टी नहीं है। हम हर मुद्दे पर संवाद करते हैं भाई, हम नहीं छोड़ते किसी मुद्दे को। अनलिमिटेड कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हम लोग। हम किसी को ये स्कोप नहीं देते कि कोई हमारे देश की जनता को गुमराह कर पाए। आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। गुमराह करने की कोशिश तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में की थी पिछले साल, जब ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और 1 साल बाद आता है कि 6 लोग शहीद हुए, जबकि उन्होंने संसद में जुलाई में ये बोला था कि देयर इज़ नो कैजुअलिटी इन ऑपरेशन सिंदूर। अब कहाँ से 1 साल बाद उन 6 शहीदों के नाम अब सामने क्यों आए, तब क्यों नहीं आए?
गुमराह तो हुए थे। कोई इंटरनेशनल बात रही होगी, मैंने अभी उसको स्टडी नहीं किया। बात करते हैं हम यूपी की। यूपी में चुनाव है और चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जा रही है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है ये। मतलब मुझे लगता है कि एक दिन भी हमारे कार्यकर्ता रुकते नहीं हैं। हर महीने हम लोग बैठ के मन की बात सुनते हैं बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। उससे पहले मंडल के कार्यकर्ता बैठते हैं, तो वो नीचे का संगठन हमारा सक्रिय है। और अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें अलाइंड हैं। हम हमेशा इस मोड में रहते हैं क्योंकि हम जनता के संपर्क में रहते हैं। हम आपसे आपकी प्रॉब्लम्स ही पूछते हैं। हम जब उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं तो आपके साथ जुड़ाव हो जाता है हमारा। आपके साथ जुड़ाव हो जाता है, जब चुनाव होता है तब हम कोट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। आपको ये लगे कि नहीं अरे कैसे भाजपा जीत रही है, सिंपल फार्मूला है। हम आपकी समस्याओं में, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं। और वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब वहाँ खड़े हुए दिखते हैं आपको, तो आप भाजपा को वोट कर देते हैं। अगर आपको योगी जी के साथ एक कमरे में बंद किया जाए और आपको बातचीत का मौका मिले, तो आप उनसे क्या बातचीत करना पसंद करेंगे? और स्पेशली अगर आपको ये कहना हो कि ये पॉलिसी ठीक नहीं चल रही है या ये स्टेप ठीक नहीं उठाया, तो कौन सा स्टेप होगा? देखिए, योगी जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है मैं अपनी बात शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे आपने कहा बंद कमरे में बात होती है तो कैसे बदलाव आता है। कोविड का एक दौर था, आप याद करिए, तो मैं एमएलसी उसी समय चुना गया था। मुझे लगता है कुछ ही दिन हुए होंगे मुझे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया और उसी समय क्या हो रहा था कि वैक्सीन लगाई जा रही थी सबको। तो मेरे दिमाग में आया कि वैक्सीन तो आप और हम लगवा लिए, बट जो फेरी वाला आ रहा है उसको वैक्सीनेशन सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो वो तो पूरा ट्रांसमिट कर देगा। आज मेरे घर में सब्जी दे रहा है, कल आपके घर जाके देगा। तो मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, महाराज जी इनको सबसे पहले लगना चाहिए था। और मैं निकला हूँ वहाँ से और आधे घंटे के बाद सीएम का ट्वीट आ जाता है कि कल से ये ड्राइव चलेगी कि फेरी वालों को सबसे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ जोड़ा जाएगा। तो चर्चा होती है, पॉलिसियों भी चर्चा होती है, और जिन पॉलिसियों पे जो भी कमियां रहती हैं उन पे चर्चा होकर डिस्कशन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके अलावा कोई ऐसी पॉलिसी जिससे आप थोड़ी नाराजगी हो कि ये नहीं होना चाहिए था? कोई कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि योगी राज्य में कि जो जिस पे आपको दिक्कत हुई हो कि नहीं ये इससे बेटर हो सकता था? देखिए, तारीफें तो सभी कोई करते हैं, सरकारी कमियां नहीं पता होनी चाहिए। हम भारत के लोग या हम इंसान मान लें तो हमें अपने घर में भी बहुत सारी कमियां दिख जाती हैं। हाँ, बहुत वही उन्हीं कमियों की बात। बहुत अच्छा सा घर बनाइए तो, लेकिन वो कमियां, जैसे हम घर की कमियां बाहर डिस्कस नहीं करते। नहीं, जनता के बीच तो लाइए, आप जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक है। निश्चित तौर पर हम अपने घर में डिस्कस करते हैं और फिर जनता के लिए बेहतर बना के ले जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि अगर हमको कोई पॉलिसी में कमी लगती है तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। और एक उदाहरण आपने देखा होगा, एक पॉलिसी आई थी, वो रुकी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था वो, बट वो रुका था, हाउस से पास नहीं हुई, फिर वो उसमें बदलाव किया गया, फिर आई। तो लोकतंत्र है भाजपा में पूरा। बात करते हैं हम रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि रोजगार या बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को रोजगार की कमी है। रोजगार देने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, तो मैं आपके दर्शकों को अपना परिचय करा दूं पहले। मैं ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उत्तर प्रदेश का विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, जो अगर उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं वो शायद समझते भी नहीं एमएलसी क्या है। 6 स्टेट में ही केवल एमएलसी होता है, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और उत्तर प्रदेश में 100 लोगों का सदन है। 100 में से 8 लोग ग्रेजुएट्स चुनकर भेजते हैं। मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश की हैं, आपने भी कभी ग्रेजुएट वोटिंग नहीं करी होगी। नहीं की होगी। तो वो जागरूक लोगों का मतदान होता है जिसमें आप अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। और हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कम से कम जो ग्रेजुएट है, संविधान में जब ये बनाया गया होगा तो क्योंकि विधान परिषद में सब तरह के लोग चुनकर भेजे गए। 8 लोग ग्रेजुएट्स ने चुनकर भेजे, 8 लोग शिक्षक ने चुनकर भेजे कि शिक्षक का रिप्रेजेंटेटिव एक गया वहाँ पर, और इसी तरीके से विधायकों के रिप्रेजेंटेटिव गए, निकाय के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव गए, और 10 लोग गवर्नर मैडम जो हमारे आज वर्तमान में महामहिम है वो नॉमिनेट करते हैं लोग। तो ऐसे 100 लोगों का एक सदन है। उसमें से मैं लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इस 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। 53 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज
और 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और लगभग 450 किलोमीटर का मेरा चुनाव क्षेत्र है। वहाँ के पढ़े लिखे लोग मुझे चुनते हैं। चुनने के लिए भी क्या कि आप ग्रेजुएट हैं और जाके वोट डाला, ये नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले एज ए वोटर। आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगती है, आपका एड्रेस का प्रूफ लगता है। जहाँ भी आप 6 महीने से रहने वाले, आप नोएडा रह रही हैं 6 महीने से, तो यहाँ का जब भी ग्रेजुएट का चुनाव होगा अभी आने वाला है, तो उसमें आप जाके अपना कम से कम फॉर्म 18 भर के एक अधिकार जो लोकतंत्र ने दिया है पहले उसको प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगता है आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि भाई पढ़े लिखे लोग कम से कम जो एक अधिकार मिला है उसके लिए रजिस्टर इस्तेमाल बिल्कुल करें। जहाँ तक रोजगार का विषय हो गया, हमने काम किए ही रोजगार लाने के लिए। बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि हमको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जिस स्किल का व्यक्ति मुझे चाहिए था, तो स्किल की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या हुआ, पहले हम अपना समय अगर याद करें तो हम जब अगर साइंस साइड पढ़ते थे तो हमको वही 3 विषय लेने हैं। मुझे अगर हिस्ट्री पसंद है और मुझे मैथमेटिक्स भी अच्छी लगती तो मैं दोनों साथ नहीं पढ़ सकता। पीसीएम पीसीबी यही था पहले, यही चलता था। एनईपी के आने के बाद ये परिवर्तन आया कि हम ये सारे सब्जेक्ट के बीच में ऑप्शन आ गया हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम पढ़ सकते हैं तो उसके साथ स्किल के कोर्सेज भी जोड़े गए साथ में कि स्किलिंग भी हो जाए आपकी, वो स्किलिंग करके निकलिए तो रोजगार के अवसर। दूसरा, जब व्यक्ति बाहर आया 10+2 करने के बाद, तो एक तो ऑप्शन होने चाहिए उसके पास। दूसरा, सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, सब जानते हैं इस बात को, लोग भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा था, प्राइवेट कंपनीज आ नहीं रही थी क्योंकि माहौल नहीं ऐसा था। लोग ये सोचते थे कल को मैंने कोई फैक्ट्री खोली, परसों कोई गुंडा आएगा वो कहेगा मुझे कुछ पैसा दीजिए तब आप यहाँ चला सकते। हफ्ता जैसी वसूली वाली सिचुएशन हुआ करती थी, वो सब बंद हुआ, तो इन्वेस्टमेंट आया, तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि नहीं 100% हमने सबको रोजगार दे दिया, रोजगार के अवसर बढ़े और युवा खुद एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है। सीएम युवा उद्यमी हम लोग लेकर आए। ग्रेजुएशन करते ही निकलिए आप बाहर जाइए, आपको लगता है कि मुझे कोई काम करना है, सरकार 5 लाख रुपए का लोन दे रही बिना गारंटी के। आपको मिलता कहाँ है लेकिन आसानी से। किसको चाहिए दिलवाइए, आप आइए, मैं दिलवाता हूँ। देखिए अवनीश जी, पता है समस्या क्या होती है कि सरकार की योजनाओं पे कोई डाउट नहीं है, योजना सरकार लाती है और हर एक वर्ग के लिए लाती है, लेकिन क्या वो योजना जिनके लिए लाई जा रही है वो लाभान्वित हो रहे हैं? कहते हैं कि भाई बड़े बड़े व्यापारियों को तो लोन पे लोन मिल रहा है, वो डिफ़ॉल्टर भी हो रहे हैं फिर भी मिल रहा है, लेकिन अगर एक आम इंसान 5 लाख रुपए का लोन लेने पहुंच जाए अपने व्यापार को शुरू करने के लिए, तो तमाम पेपर वर्क होते हैं, तमाम कुछ अगर आप पास कोलेटरल रखने के लिए नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं लग रही कोलेटरल, नहीं तो फिर 5 लाख पॉडकास्ट ठीक है, देखते हैं 5 लाख रुपए मिलने में हमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इतना आसानी से नहीं मिलता है। लगभग 1.25 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का लोन पिछले से उसमें दिया। किस आधार पर, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आप हमारे पास आइए, आप ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएट नहीं भी हैं, 40 साल की उम्र के युवा हैं, उत्तर प्रदेश के युवा हैं, और आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विस से रिलेटेड? सर्विस इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते हैं, आप हमारे पास आइए और हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाएंगे। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उद्यम, जिला उद्यम अधिकारी जो रहता है आपका, उद्यम का एक ऑफिस रहता है, वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद बैंक फॉलो करता है। आपने देखा होगा हरदोई के शायद एक जिलाधिकारी या कहीं का जिलाधिकारी ने बैंक के सारे लोगों को बैठा के बंद कर लिया, सब फाइलें निपटा के जानी है आपको। तो निश्चित ये कि चीजों में बदलाव एक दिन में नहीं दिखता, अब दिन नहीं सालों हो चुके हैं, हमारे साल भी हो गए डेफिनेट वाले, लेकिन परसेप्शन, लोग ये सोचते ही नहीं थे कि मुझे रोजगार करना है। लोग नौकरियां ढूंढते थे, मुझे नौकरी मिल जाए, बड़ा रिलैक्स है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये मिल जाएगा शाम को। ये परसेप्शन हमने बदला है कि भाई रोजगार करिए, आप रोजगार देने वाले। मैं एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करता हूँ। मैंने इन लोगों के साथ वार्ता करी, जैसा मैंने कहा कि मेरे 7 जिले हैं, तो मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में मैंने उन लोगों को बुलाया जो उद्यमी लोन लिए थे, और उसमें उनको भी बुलाया जिन्होंने अप्लाई किया था, कि किसका क्यों रुका। चर्चा होनी चाहिए ना भाई। हमने पॉलिसी बना दी। देखिए अब सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग मीन्स पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूशन मीन्स ब्यूरोक्रेसी। कहाँ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है,
उसको भी हमें देखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमको पॉलिसी में फिर परिवर्तन लाना है कि भाई ठीक है, पॉलिसी तो हमने बना दी थी, बट एग्जीक्यूशन के लेवल पर ठीक से नहीं काम हो रहा, तो क्या लूप होल रह गए, उनको भी हमको ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है। तो हमने उनसे वार्ता की, चर्चा हुई उन लोगों से, और मुझे लगता है कि 70% लोगों का अनुभव अच्छा था, 30% लोगों का अनुभव अच्छा नहीं था। तो फिर चर्चा हुई, भाई क्या हुआ। अब कह रहे हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग का डालनी है। आप क्या किए कि बोले कि चाइना से माल लाना है, हमको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है उस प्रोडक्ट, उसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। आप स्टूडियो बनाइए, सारा सामान खरीद के लाइए, हम पैसा दिलाते हैं आपको। अच्छा, इसके लिए भी मिल सकता है, हमें तो नहीं मिला। आप मांगा ही नहीं होगा। यू आर रिच। तो डेफिनेटली आप करिए। और लोगों ने किया है। मैं इससे बात कर रहा था वहीं पर उस संवाद के दौर में, तो उनके बड़े अच्छे अच्छे मॉडल निकल के आए बिजनेस के। हमारे बाराबंकी के 3 युवा थे, उन्होंने क्या किया, 3 लोग जुड़े, 5-5-5 15 लाख 15 लिया। और एक क्या कर रहा था, फोम बनाता ना, फोम बनाने का फैक्ट्री बनाया। दूसरे वाले ने क्या किया कि वो लकड़ी का काम शुरू किया उसके साथ। और तीसरा वाला ये पूरा मतलब कपड़े उपड़े का काम। तीनों मिल गए, आज उनकी फैक्ट्री है जो बना रही है कुशन, गद्दे, ये सब बना रही है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा सपना क्या है, कहाँ तक जाना है आखिर। तो मेरे दिमाग में जैसे सुने ना, तो कुछ ब्रांड आते हैं नाम के, स्लीपवेल जैसे ऐसे ऐसे ब्रांड आ गए। बोले वहाँ तक जाना है। बोले नहीं सर, वो तो बनाता ही नहीं है, वो तो असेंबल करता है, मुझे बनाने वाला बनना है। तो जब ऐसा सोच आने लगी लोगों के दिमाग में, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए धीरे धीरे चीज़ें बहुत, हमारी दिशा ठीक है चलने की। हम कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचेंगे, ये तय करेगा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपने बताया कि ग्रेजुएट्स ने आपको चुना है, ये नई चीज़ है बहुत लोगों के लिए, लोगों को नहीं पता है। तो ये जो ग्रेजुएट्स चुनते हैं, इनका मेनली उद्देश्य, आपको चुन लिया तो आपके जो प्राइम वर्क है वो क्या होगा? देखिए, हम मानते हैं कि जैसे अपर हाउस माना, राज्यसभा और विधान परिषद का एक ही रोल है। एक तो ये हाउस कभी ख़त्म नहीं होते। सरकार कभी कभी ऐसे बनती है कि कोई पॉपुलर मूवमेंट आया और सरकार बन गई, और सरकार ने वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो हो सकता है कि फ्यूचर के लिए किसी के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो ये जो हाउसेज हैं दोनों, जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं इस तरह के, मेरा बेसिक रोल ये है कि भैया ग्रेजुएट्स के लिए कुछ अच्छा होता रहे। एक काम तो वो है। वो ग्रेजुएट में हमारा कौन, वो पेंशनर भी है, पेंशनर के साथ कोई समस्या है तो मैं उसकी पॉलिसीज़ पे सुधार करूं। सरकार की नौकरियां करने वाले लोग हैं जिससे उनके लिए सुधार करूं। जैसे मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, एक विधान परिषद के इतिहास का मुझे लगता है 3रा प्राइवेट मेंबर बिल है मेरा पूरे इतिहास में। तो उसमें मैंने क्या किया, मुझे लगता था ना कि एक जो स्किलिंग का गैप रह जा रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री अपना कुछ काम कर रही है, तो उसको इंडस्ट्री को पता है कल को कौन सी टेक्नोलॉजी अपकमिंग है, उस पर हमारे कोर्स डिज़ाइन होने चाहिए। तो उसको लेकर मैं प्राइवेट में बिल लेके आया। हालांकि प्राइवेट में बिल जनरली ऐसे ही चलते रहते हैं, बट सरकार उनसे प्रेरणा लेती है। और हमारे यहाँ फिर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बना है, अभी काम डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा उसने शुरू किया है। तो वही आया कि ठीक है, क्योंकि NEP के आने के बाद हमारी पॉलिसी चेंजिंग हो सकती है, हम फाइनल ईयर के सिलेबस में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब मेरे यहाँ नोएडा में, जैसे मैं लखनऊ बैठा, लखनऊ में मैं चर्चा करूँ, लखनऊ में कौन कौन सी प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई, उनको किस तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कोर्सेज भी इनकॉर्पोरेट कर दें ग्रेजुएशन करते वक्त उन कोर्सेज को, तो निश्चित तौर पर वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट निकलेगा, इमीडिएट उसको जॉब लगेगी। अगर उसको आगे पढ़ना है तो आगे पढ़े, बट उसके पास एक जॉब होगी। तो इस तरह का काम भी सरकार ने शुरू किया है। अवनीश सर ने बताया कि आप संघ से जुड़े हुए हैं। एक बेसिक सा बहुत सवाल है, क्या अंतर है बीजेपी में और संघ की विचारधारा में? अगर एक माइनर सा डिफरेंस देखना हो, क्या बीजेपी ही संघ है या संघ ही बीजेपी है, दोनों की विचारधारा नहीं कह सकते। संघ संघ है, और संघ ऐसा नहीं है कि संघ कुछ है। संघ में हम और आप हैं, एक ऐसे लोगों का ग्रुप, समूह, जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो जुड़ जाते हैं एक साथ। संघ के परम पूज्य शंकराचार्य जी का कभी बयान आपने सुना होगा कि कांग्रेस भी मांगेगी तो हमको आदमी देंगे चलाने के लिए। अब बीजेपी, मतलब संघ और बीजेपी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको कहूँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? मैं आपको आपके परिवार से अलग करूं तो कैसे होगा? हाँ, हमारे आपके परिवार में और आप में, आपके मदर फादर में और आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा। वही डिफरेंस पूछ वही कोई ना कोई डिफरेंस होगा, वो आप जज करेंगे। की विचार है राष्ट्र का,
राष्ट्र का क्या विकास। संघ बीजेपी चला रहा है? नहीं कह सकते। क्या संघ के इशारों पर पीएम चलते हैं? ना, बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा। वही तो, क्या डिफरेंस है? लोग संघ को समझने के लिए संघ के साथ जुड़ना पड़ेगा। वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब बातों से नहीं समझ सकते। आप जिस दिन काम शुरू कर देंगे ना संघ में, आपको समझ में आ जाएगा नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, ये लोग कुछ बैठे हैं और अच्छे काम करने वाले लोग एक साथ जुड़ गए। क्या संघ चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है? कभी नहीं कर सकता। क्या चंपत राय सामने आएंगे? क्योंकि संघ का बहुत बड़ा नाम है चंपत राय, इसलिए सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। और आप पुराने संघी हैं, इसलिए बिल्कुल, पूछा भी जा रहा है। मतलब आप यकीन करिए, इस मुद्दे पर दोषी कोई भी हो उसको कोई बख्शेगा नहीं। ये जो मुद्दा आया है या जो डकैती पड़ी है राम मंदिर पे, अगले साल चुनाव में क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत समय तक हम रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कब तक सॉल्व हो जाएगी? जल्दी। जल्दी की क्या मतलब 2 महीने 3 महीने? डेफिनेशन देखिए, ये ना, समय नहीं दिया जा सकता हाँ। इन सब बातों में, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे और ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ बनेगा कि गड़बड़ी दोबारा ना हो। एक लास्ट सवाल है। 3 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है कि इनमें फेरबदल हो सकती है। उसमें राजस्थान के आते हैं, दिल्ली के आते हैं और मध्य प्रदेश के आते हैं कि ये 3 मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। पहले ऐसी खबरें आती हैं। उसके बाद खबर आती है कि मोहन यादव जी स्कैम में आ गए, रेखा गुप्ता जी का हेल्थ स्कैम निकल के आता है और राजस्थान वाले मुख्यमंत्री का भी नाम आता है। क्या है ये? कहीं गड़बड़ी क्या हो संघ को पहले से पता था, इसलिए ऐसा नैरेटिव बनाया कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? क्योंकि पहले ये खबर आती है कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं और फिर एक एक करके ये स्कैम्स आते हैं। तो क्या बीजेपी को पहले से ही इंटरनल पता था कि ऐसे कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की बात छेड़ दी? किसने छेड़ी? ऐसा तो न्यूज में था, बकायदा लोग चर्चा कर रहे आप हैं सब 3 लोगों ने स्टेट छेड़ी। के। आप सब लोगों ने छेड़ी। बीजेपी किसी नेता का स्टेटमेंट उठा के दिखाइए ना बीजेपी किसने। का तो कोई नेता बोलता ही नहीं है। ये मैं आपको थैंक यू बोलना बीजेपी चाहूंगी से कि आप ज्यादा बकायदा बोल रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा कोई नेता बोलता नहीं है। बीजेपी में तो मतलब बीजेपी में जो कहते हैं कि एक और सवाल आप ही कैसे आया है कि सब कुछ सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, जो बोलेंगे मोदी और अमित शाह बोलेंगे, बाकी किसी को नहीं किसको बोलना। रोका गया? बोलता भी तो कोई नहीं है। किसको रोका गया बोलने से? मुझे बताइए ना, एक भी एग्जाम्पल देके बताइए किसको रोका गया वो जो बोलने? प्रवक्ता है, और आप लोग जैसे जो मीडिया के लोग बनाते हैं सिगूफे, तो ठीक है मीडिया के लोगों को भी बनाने चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे चलेगा? वो तो गोदी मीडिया वैसे ही झेल रहा है। वो तो लोग, मीडिया तो वैसे ही बदनाम है कि गोदी मीडिया है। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे भाई हैं। हम लोग तो आपके आप फेवर में हैं, तब भी मीडिया आप को तो कुछ नहीं कह सकते। आप लोग मीडिया को तो कुछ नहीं कह नहीं, हम सकते। किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम उसको कहेंगे जो गलत करेगा, सिंपल सी बात है। हम तो किसी इन भी 3 सही काम करने मुख्यमंत्रियों के वाले, जो केस बाहर निकले हैं, इनकी भी जांच होगी। जांच तो होगी, बिना जांच के कैसे हो सकता है? रिपोर्ट आनी जरूरी है। रिपोर्ट भी जांच तो हो रही है, जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएगी और सजा भी होनी रिपोर्ट के चाहिए। बाद सजा भी होगी। ये तीनों चीजें तय हैं और ये सब बीजेपी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। अगर जांच के बाद रिपोर्ट आके सजा मिलने वाला, और कोई भी हो, हमारे यहाँ गलती की सजा जो एक व्यक्ति को है वही टॉप वाले व्यक्ति को भी है। तो वही चंपत राय को भी होगी और वही सभी तन्नू यादव को, को भी मतलब होगी। उसमें कोई नाम आप आइडेंटिफाई क्यों करें? जो क्योंकि चंपत राय का नाम आ गया है, भारत इसलिए के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। संविधान के तहत, भारत के कानूनों के तहत जो सजा जिसको मिलनी होगी जांच के बाद, वो उसमें ना ये देखा जाता है कौन कितना ऊंचा कौन कितना नीचा, सजा सबको मिलती है। बस ये ना हो कि जांच चल रही है और चलती ही जा रही नहीं है। चलेगी, ऐसा संभव नहीं है। संभव ही नहीं ना, क्योंकि पेपर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, कोई बच नहीं पाएगा। क्या अगले साल होने वाले चुनावों में मायावती के साथ गठबंधन हो सकता है? हमारी पार्टी अपने आप में एक मजबूत दल है और हमको लगता है कि हम जिस स्तर पर काम करते हैं, जिस लेवल पर जाके हम लोग काम करते हैं, हाँ ठीक है, कुछ लोगों को हम साथ जोड़ते हैं, गठबंधन भी बनाते हैं और उस धर्म को भी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गठबंधन हमने बना लिया, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो हम कहें कि नहीं भैया तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है, हम उनको भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही मुझे। गठबंधन अभी आप लोगों ने बिहार में बनाया था और कुछ ही महीनों बाद सीएम का इस्तीफा भी हो जाता है। सीएम का इस्तीफा कोई नीतीश जबरदस्ती, कुमार। नीतीश जी तो अपने आप राज्यसभा आयोग कह के आए। लेकिन ये चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगती है कि मैं राज्यसभा कभी नहीं गया हूँ? जो रीज़न दिया उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, ये रीज़न क्या वाकई डाइजेस्टेबल वो तो था? आपको नीतीश जी से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं जवाब दे सकता इस बात का। चुनाव सिर पे हैं और बीजेपी चुनावी मोड में हमेशा रहती है।
किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता से इस बार वोट मांगेंगे? बेहतर कानून व्यवस्था, सुशासन, डेवलपमेंट, और जहाँ तक अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ भी विकास पहुँचाएंगे। यही सारे मुद्दे हैं हमारे। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोशिश करते हैं जिन जांचों की बात आपने की है उनकी रिपोर्ट जल्दी आए और जो भी गुनहगार है वो जल्दी सलाखों के पीछे हो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका, बहुत